हेलो। देखिए, कल आपका संविधान में बताया जा रहा था कि आपका जो चल रहा था आर्टिकल 124 चल रहा था और उसमें आपका अभी कुछ खंड ही हो पाया था। फिर एक बार देखिए उसको। अनुच्छेद 124 हमने बताया था क्लाज 1 कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 124 में। और क्लाज वाइज पूछे तो क्लाज 1 में। और न्यायाधीश कितने होंगे? तो एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो कैसे संख्या बढ़ाई जाएगी? तो संसद चाहे तो विधि बनाकर इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो क्या संसद ने कानून बनाया है कि नहीं? बनाया है 1956 में। और उसी कानून में संशोधन करके बताया गया कि जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो वर्तमान में टोटल कितने जज हैं? 34। मुख्य न्यायमूर्ति रहित पूछे 33 और सहित पूछे 34। ये बताया गया। दूसरा खंड बताया गया कि कैसे आपका उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति होगी। तो उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आपका हाई कोर्ट के जज से सलाह लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेकर लिखित में होगी, मुद्रा द्वारा, और मुद्रा भी लगी होगी और लिखित में इनका होगा। और कितने साल तक ये अपने पद पर रहेंगे? 65 साल तक। अब नियुक्ति के लिए आपका 3 केस याद रखना है। पहला एसपी गुप्ता का केस। दूसरा आपका जो केस बताया गया था वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993। और लास्ट जो केस था वह 1999 का था, इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला, जिसमें कहा गया कि कोलिजियम सिफारिश करेगी और उस सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे? बात। तो कोलिजियम फिर एक बार बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के कितने जज सिफारिश करेंगे? 1+4 यानी कि टोटल कितने से मिलकर? 5। हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो 1+2 यानी कि टोटल कितने से कोलिजियम बनी? 3। और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर में बताया गया था, कितना बताया गया? 1+4 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे? 5। तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक किसी जज का ट्रांसफर के लिए कोलिजियम टोटल कितने की बनेगी? 5 की। और हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 3। ये किस केस में आया? तो इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही होगी। आपका ये किस केस में डिसाइड किया गया? तो 1993 वाले केस में किया गया। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन आ चुका है, 1993 वाले में किया गया। सर्वप्रथम कोलिजियम का उल्लेख भी 1993 वाले में ही किया गया था। कम की बनाई गई थी? 1+2 की सबके लिए। कितना की बनाई गई थी? लेकिन 1999। वर्तमान समय में जो जजों की नियुक्ति होती है, जो 1999 का केस है, उस केस के आधार पर ही होती है। और नया जो प्रावधान किया गया था उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से क्या कर दिया? इनका वही पुराना नियम ही लागू है। आगे देखिए। परंतु यह कि यानी कि सेकंड परंतु बताता है कि जज का पद कैसे रिक्त होगा। तो या तो इस्तीफा दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इसको इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति, या उसे उसके पद से क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो हटाने का कार्यक्रम आपका खंड 4 में दिया गया है और प्रक्रिया आपका 5 में। तो अभी हम बताएंगे इसी को
खंड 2A देखिए भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आईएएस में भी, जीएस में भी। खंड 2A, ये जो खंड है ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जोड़ा गया। यानी कि आपका अनुच्छेद 124 का क्लाज 2A कब जोड़ा गया? तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1963 में। देखिए क्या कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, आयु मने एज, ऐसे प्राधिकारी यानी कि ऐसे आपका अधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। क्वेश्चन ये बना है आपका पहला क्वेश्चन जीएस में भी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में विवाद का निपटारा कैसे किया जाता है? तो बेयर एक्ट तो ये कहता है कि संसद कानून बनाए, कानून बनाकर निर्धारित कर दे, और जो निर्धारित संसद कर देगी उस प्रक्रिया के तहत और उस अधिकारी द्वारा या प्राधिकारी या अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की एज डिसाइड की जाएगी विवाद होने पर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन याद रखिए, जो आपका निर्धारण किया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यही ऑप्शन मार्क कराना है। क्या हम बताएं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति। यही मार्क कराना है। आपका जो ऑप्शन आएगा कि एज कैसे निर्धारित होती है। अब आपका ये खंड 3, आपका अनुच्छेद 124 के खंड 3 में आपका जजों के लिए योग्यता बताई गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए योग्यता, कोई व्यक्ति पूछा जाता है भाई योग्यता कहाँ दी गई है, खंड वाइज पूरा याद रखिएगा। किस खंड में दी गई है? 3 में। देखिए, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, अर्हित मतलब योग्य होगा, योग्य मतलब कि आपका माने आपका योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक है। और फिर एक बार देखिए, आपका खूब पूछा जाता है, यानी कि पहली शर्त ये रही सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, वह भारत का सिटीजन हो, यानी कि भारत का क्या हो? नागरिक। और नागरिक होने के बाद ये 3 शर्तें मैं बताऊंगा, इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त की पूर्ति करता हो। फिर एक बार समझिए, उच्चतम न्यायालय का जज बनने के लिए पहली शर्त अनिवार्य है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। यानी कि कोई विदेश का नागरिक है, वे हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। वह तभी बन सकता है जब भारत की नागरिकता वह क्या कर ले? ग्रहण। भारत का नागरिक का मतलब या तो जन्मतः नागरिक हो या बाद में नागरिकता क्या किया है? पाया। जैसे सोनिया गांधी हैं, जन्मतः नागरिक नहीं थी, बाद में नागरिकता क्या की है? पाई। बहुत विवाद भी उत्पन्न हुआ, तमाम विवाद उत्पन्न हुए भाई। अब भारत का नागरिक हो तो 3 शर्तें कौन सी हैं? तीनों शर्तों की पूर्ति नहीं करनी है, याद रखिए। 3 शर्तें मैं बताऊंगा, उसमें से कितने की पूर्ति करनी है? किसी एक की। पहली शर्त देखिए, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्टों में अगर कोई व्यक्ति लगातार, बीच में गैप नहीं हुआ है, लगातार कंटिन्यूइंग रूप से
कम से कम कितने साल जज रहा हो, 5 साल, तो उसे कहाँ का जज नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट का कितने दिन तक जज रहा हो लगातार, चाहे एक हाई कोर्ट या ट्रांसफर हो गया तो कई हाई कोर्टों में, उससे मतलब नहीं, लेकिन कैसा रहा हो, लगातार की गैप देकर लगातार। दूसरा देखिए, पहली, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और ये पहली शर्त पूर्ति कर देता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है, नालायक नहीं। हाँ, आपका लायक है, लायक माने अर्हित है, अर्हित माने क्या है, योग्य है। ना समझ में आए तो कहिए फिर बताया जाए। दूसरा शर्त देखिए, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट या अधिवक्ता रहा हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मानकर चलिए, अर्थात या तो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में लगातार कम से कम कितने दिन प्रैक्टिस किया हो अधिवक्ता के रूप में, 10 साल। तो पहली शर्त रही हाई कोर्ट का जज हो लगातार कितने साल, 5, तब बन सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कितने दिन लगातार वकालत किया हो तो जज बनाया जा सकता है, 10 साल। याद रखिए, 10 साल। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, यही आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति की राय में विख्यात या पारंगत या कुशल विधिवेत्ता हो, यानी कि विधि का क्या हो, जानकार, तो राष्ट्रपति चाहें तो ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, भले वह हाई कोर्ट में वकालत न किया हो और भले ही वह किसी हाई कोर्ट का जज न रहा हो। अब इसी पर बिंदु पर थोड़ा 4-5 क्वेश्चन बनाना है कि जो ये विख्यात या पारंगत विधिवेत्ता है, इसी पर 4-5 क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन, पारंगत विधिवेत्ता भी आपका कहाँ का जज बनाया जा सकता है, बहुत बार पूछा है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों न मारिएगा। ये प्रावधान स्पष्ट याद रखिए, कई बार जीएस लॉ में आ चुका है। ये प्रावधान केवल और केवल कहाँ के लिए है, सुप्रीम, पहला नियम। दूसरा नियम आपका जानना है कि पारंगत विधिवेत्ता, ये जो प्रावधान है ये किस देश से एडाप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रभावित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन, किस पारंगत विधिवेत्ता को अब तक भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, तो किसी को नहीं, आज तक किसी को बनाया नहीं जा सका। यानी कि इसका मतलब देखने में अच्छा लगे, शो पीस अच्छा लगे, भले उसका यूज न किया जाए, वही है। जबकि अमेरिका में तमाम ऐसे जज हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वह वकालत नहीं करते थे, कानून के जानकार थे, तो वहाँ के फेडरल कोर्ट का क्या बनाया था, न्यायाधीश। लेकिन फिर याद रखिए, आपका डीडी बसु हुए, उपेंद्र बख्शी हुए, तमाम लोगों का नाम चर्चा में था क्योंकि ये संविधान के ज्ञाता थे। कश्यप जी हुए, लेकिन किसी को बनाया, ये हुआ कि अब ये क्यों प्रावधान रखा गया, थोड़ा इस पर गौर किया जाए। एक लाइन आपका, इसलिए प्रावधान रखा गया कि हो सकता है कि कोई विधि का जानकार हो, किसी कारण से प्रैक्टिस न कर रहा हो, तो ऐसी दशा में उसके ज्ञान का उपयोग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर उससे ज्ञान का उपयोग करके अच्छे निर्णय लिया जाए, इसलिए ये प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन याद रखिए, आज तक किसी को बनाया, तो फिर लास्ट में एक बार देख लीजिए खंड 3, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लायक कौन है, तो पहली शर्त तो अनिवार्य है कि भारत का क्या हो, नागरिक।
और 3 में से कोई एक शर्त क्या करता हो, तो हाई कोर्ट का कम से कम कितना दिन जज रहा हो, 5 साल। या हाई कोर्ट का कितना दिन लगातार अधिवक्ता रहा हो, 10 साल। या तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की राय में क्या हो, विख्यात या पारंगत या प्रसिद्ध क्या हो, आपका विधिवेत्ता यानी कि विधि का क्या हो, ज्ञान। तीनों शर्त की पूर्ति करनी है कि कोई एक। चलिए ठीक है भाई। अगला देखिए, एक्सप्लेशन कुछ दिया है, ये भी देखा जाए। स्पष्टीकरण 1 देखिए, इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी समय प्रयोग करता था। तो अब आइए, आपका सीपीसी में हल्का सा मैं बताया था नियम बना रहा नियम के बारे में। तो जब हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ, इसके पहले 2 प्रकार के उच्च न्यायालय थे। एक आयुक्त के उच्च न्यायालय यानी कि कमिश्नर के, और एक जो सामान्य उच्च न्यायालय जो दिख रहा है, यानी कि एक न्यायिक आयुक्त के, जुडिशियल कमिश्नर के हाई कोर्ट थे, और एक जुडिशियल कमिश्नर से भिन्न जो आजकल है। तो आपका स्पष्टीकरण 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय संविधान के पहले आपका जुडिशियल कमिश्नर हाई कोर्ट का भी जज था, वो भी माना जाएगा जज, और सामान्य हाई कोर्टों का जज था, तब भी जज माना जाएगा, कोई रोक टोक नहीं। दूसरा स्पष्टीकरण देखिए, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना, संगणना मतलब गणना, गिनती, संगणना करने में वह अवधि यानी कि वह समय भी सम्मिलित किया जाएगा जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, ध्यान समझिए, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, एचजेएस हाई कोर्ट में 5 साल तक प्रैक्टिस किया था, और एचजेएस का एग्जाम दिया, और एचजेएस से डीजे बन गया, जिला जज बन गया, और जिला जज अब कितने साल तक रहा, तो ये तो अधिवक्ता के रूप में 5 साल तक रहा, और 5 साल तक क्या रहा, कोई न्यायिक पद धारण किया है जो किससे नीचे का न हो, डीजे, इससे नीचे का न हो, या तो डीजे का हो या हाई कोर्ट का हो, वो अलग बात है, हाई कोर्ट के तो अलग बात है। तो क्या ये 5 साल अधिवक्ता रहा, अब 5 साल डीजे रहा, तो क्या ये 10 साल की जब गिनती की जाएगी तो ये जो डीजे के या जिला जज के पद पर 5 साल रहा, ये गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? ये कौन सा स्पष्टीकरण बता रहा है? दूसरा। अब आइए खंड 4 और 5 को हम बताते हैं, पहले 6 7 एक एक लाइन निपट जाए, तब आपका खंड 4 और 5 समय लेगा। देखिए 6 भाई, आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो क्वेश्चन ये बना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के किस उप अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन बन चुका है, तो किसमें है? 6 किसमें है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ओथ या शपथ या कसम या कौन दिलवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। ये याद रखिए, कौन दिलवाता है?
अब कई लोग दिमाग उल्टा चलाते हैं। आपका हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलवाता है या तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति। तो देखिए आपका कभी काल होता क्या है, उच्चतम न्यायालय का कोई जज बन गया तो राष्ट्रपति कभी काल स्वयं न आकर आपका जो उच्चतम न्यायालय के सीजेआई हैं यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति हैं उन्हीं को अथराइज कर देते हैं कि आप इनको क्या दिलवा दीजिए शपथ। तो ये सही माना जाएगा कि गलत? सही। तो शपथ कौन दिलवाता है? सुनो याद, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? 1 की 2 की 3? 3। चलिए आगे भाई। खंड 7 देखिए बताया गया था, खंड 7 भी आपका खंड 7 ये कहता है कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन यानी कि प्लीडिंग यानी कि अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो इसको हम बताए भी थे, फिर बता रहे हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को रिलेट करके हम बता रहे हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत आपका निष्पक्षता भी जाननी है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है तो रिटायरमेंट के बाद वह भारत के किसी भी प्राधिकारी या किसी भी न्यायालय में अब कार्य नहीं करेगा, यानी कि अधिवक्ता के रूप में उसे कार्य करने पर पूरी तरह क्या लगा दी गई है। तो कहाँ वह अभिवचन नहीं करेगा? भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वह प्लीडिंग नहीं करेगा, यानी कि अधिवक्ता के रूप में कार्य करने पर क्या लगा दी गई है रोक। क्या विदेश में जाकर अधिवक्ता का कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कहाँ नहीं कर सकता? पूरे भारत। ये न्यायिक निष्पक्षता। लेकिन देखिए आपका होना ये चाहिए था कि न तो कोई अधिवक्ता का कार्य करेगा और न ही अब इन्हें किसी पद पर आसीन किया जाएगा और न ही ये सांसद और विधायक बनेंगे रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि हो सकता है कि पक्षपात करें पद पर रहते हुए और इस लालच में कि जब हम रिटायर होंगे तो मलाईदार पद मिल जाएगा या कोई पद मिल जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वह उच्चतम न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाता है। यहाँ भी आलोचना की जाती है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स हैं इनको अध्यक्ष न बनाकर किसी अन्य को बनाया जाए, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे तो हो सकता है इस लालच में सरकार का पक्ष लिए होंगे, इस लालच में कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो आपका सरकार हमें क्या बना देगी, मानवाधिकार आयोग का क्या बना देगी, अध्यक्ष। ये रोका जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि न्यायाधीश को आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, बायस कहीं से भी ना दिखाई दे आपका रिटायरमेंट के बाद भी। दूसरा आपका आपका गोगोई साहब को आप देख सकते हैं, आपका तमाम विवादित फैसले दिए, यानी कि तमाम ऐसे मामले थे जो कई सालों से विवादित थे और उसमें उन्होंने फैसला दिया और फैसला देने के बाद सरकार ने इन पर कृपा बरसाई, इन पर एहसान किया और एहसान करके अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा का सदस्य नामिनेट कर दिया, मनोनीत कर दिया।
वैसे ये गलत परंपरा है। इससे समाज में एक गलत मैसेज गया। अब कौन कहे वही समस्या है, हम तो कह ही सकते हैं भाई। पढ़ाते समय समाज में एक गलत मैसेज गया कि लग रहा है कि गोगोई और मोदी जी में क्या थी, साठ गांठ। और रिटायर होने के एक दो माह बाद क्या आवश्यकता थी सांसद बनने की। तो लोग यही तो आपत्ति करेंगे कि आपने जो निर्णय दिया था, कुछ न कुछ आपने बायस किया होगा, कुछ न कुछ पक्षपात सरकार के दबाव में किया होगा कि सरकार आपको कोई न कोई पद क्या करेगी। काफी विपक्षियों ने विरोध किया और आपका हंगामा भी किया शपथ लेते समय, लेकिन गोगोई ने नहीं माना और शपथ ले ही लिया। चाहते तो शपथ लेने से क्या करते, इनकार तो 6 साल के लिए तो बन ही गए। यानी कि ये हम बताए सातवां खंड। अब हाई कोर्ट पर आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट का मामला। तर्क भी मैं दे रहा हूँ, ये नहीं कि तर्कों के भी तीर चलाने इंटरव्यू में। अब हाई कोर्ट का, अगर कोई हाई कोर्ट का अस्थाई न्यायाधीश है तो हाई कोर्ट में दो हो सकते हैं। देखिए आपका, अब आपका हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश बनाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, एक नियम याद रखिए, 2 साल तक वह परिवीक्षा पर रहते हैं। 2 साल तक उनका पद अस्थाई नहीं रहता। आप भी जब एपीओजे बनेंगे तो कहीं 1 साल का नियम है और कहीं 2 साल। 2 साल तक उनका आपका अस्थाई ही रहते हैं। 2 साल बाद आपका सरकार उनका कंडक्ट देखती है। अगर कंडक्ट अच्छा रहता है तो उन्हें अस्थायी रूप से हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है, और कंडक्ट खराब रहा तो रेनुअल हुआ नहीं तो 2 साल बाद अपने आप उनका पद क्या होगा। तो हाई कोर्ट के जज जो नए बनते हैं 2 साल तक बहुत सतर्कता बरतते हैं। आप भी सेलेक्ट होंगे तो 1-2 साल बदमाशी नहीं करेंगे, घूस वूस नहीं लेंगे, और उसके बाद तो इतना घूस लेंगे कि आपका कह सकते हैं कि पीएम सीएम भी क्या हो जाएंगे। तो मैंने भाई कुछ लोग लेते हैं, ये नहीं कि सभी के बारे में बताया जा रहा है। तो करप्शन रग रग में समाहित है, उसमें क्या किया जाए। तो आगे बताया जाए भाई, अगर हाई कोर्ट का, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर कोई हाई कोर्ट का अस्थाई न्यायाधीश है, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 साल के लिए बने थे उन पर ये नियम लागू नहीं हो। कैसा जज रहा हो, अस्थाई की अस्थाई। तो ऐसी दशा में भारत के जिन जिन राज्यों में वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, उन उन राज्यों में वह प्लीडिंग का काम नहीं करेगा, अधिवक्ता का काम नहीं करेगा। तो कहाँ अधिवक्ता का काम कर सकता है, किसी अन्य हाई कोर्ट में, या जाकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में करे। लेकिन जहाँ जहाँ वो हाई कोर्ट का जज रहा है उस राज्य में अधिवक्ता का काम या प्लीडिंग का काम कर सकता है कि नहीं। नहीं। अब कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। आपका अंतिम जो आपका खंड 4 और खंड 5 देखना है। यानी कि आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो मेंस में भी पूछा जाता है। आइए देखिए आपका पढ़ना क्या क्या है भाई। एक आपका जो पढ़ना है, आपका 2-3 नियम पढ़ने हैं। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूव का मतलब हुआ कैसे पदच्युत किया जाता है या उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो पहला नियम तो ये दिमाग में बैठाइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है वह समान है। यानी कि जो प्रक्रिया हम उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के लिए बताएंगे, वही प्रक्रिया किसको हटाने के लिए अपनाई जाएगी, हाई कोर्ट। अंतर नहीं है, एक ही नियम से हटाया जाता है। दूसरा आपका जो इसमें कोरिलेट करके पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए शब्द यूज किया गया है वह रिमूव या पदच्युत
नहीं किया गया है, आपका इम्पीचमेंट किया गया है। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग। पहला अंतर ये जानिए, शब्द का अंतर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए जो बेयर एक्ट में शब्द प्रयोग किया गया है वह रिमूव करना यानी कि पदच्युत करना, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो शब्द का यूज किया गया, रिमूव नहीं, याद रखिए, आपका इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। तो क्वेश्चन आपका अब जीएस में ना जाएगा, ला के हिसाब से। भारत के संविधान में किस व्यक्ति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारा संविधान केवल एक व्यक्ति को हटाने के लिए ही महाभियोग का प्रयोग करता है। वह कौन है? भारत का राष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका जो दूसरा इंटरव्यू में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने और राष्ट्रपति को पद से हटाने में अंतर क्या है? भाई आपका जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया नहीं जानेंगे और जब तक कि राष्ट्रपति के पद की हटाने की प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो दोनों में अंतर कहाँ से आएगा? जैसे कि हमने डिक्री सीपीसी में बताई, आदेश बताया, तो जब तक कि दोनों के बारे में आप कुछ नहीं जानेंगे तो अंतर कहाँ से जानेंगे? तो पहले हम राष्ट्रपति को, अभी तो राष्ट्रपति पढ़ाना नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट में राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है पहले ये बता दें, तब डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाए और अंत में दोनों में अंतर। तो देखिए राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है भाई। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा। तो पहला नियम है कि कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? 14। भाई कितने दिन? अब कोई सदन हटाना चाहता है, तो कोई भी सदन हटाना चाहे तो इसके लिए आपका एक समावेदन तैयार होगा। और मान लीजिए लोकसभा से हम शुरू करते हैं, तो लोकसभा हटाना शुरुआत करनी चाहती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो लोकसभा के कम से कम कितने सांसदों का उस एप्लीकेशन पर साइन होना चाहिए? तो कितना है? एक बार देखिए तो 1/4 है ना, 1/4। अब आइए 550 सांसद हैं, 550 का चौथाई निकाल लीजिए। 38 मान लिया जाए, 4 आपका। हाँ देखिए भाई आपका, यानी कि कुल मिलाकर सामान्यतः कितना सांसद, यानी कि लोकसभा के कम से कम 138 सांसद एक प्रस्ताव तैयार करें, प्रस्ताव पर उनका साइन हो, साइन करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। फिर आपका राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी कि आपको अब क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। आप कुछ कहना हो तो अपनी बात को क्या करिए, कहिए। फिर लोकसभा उस प्रपोजल को पास करेगी। एक ही जगह संविधान में है, सतर्क रहिएगा, एक ही जगह है ये प्रावधान संविधान में जो मैं बता रहा हूँ। लोकसभा कुल सदस्य संख्या का, अब ये नहीं कि उपस्थित और मत देने वाला बहुमत खोदने लगिएगा, ये नहीं खोदना है। लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का कितने से प्रस्ताव पास करे? 2/3। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? भले सीट खाली है उससे हमें मतलब नहीं है, यानी कि 550 का कितना निकालेंगे? 2/3। फिर एक बार समझिए इसको, भारतीय संविधान में केवल और केवल एक जगह ही ये प्रावधान किया गया है कुल सदस्य संख्या का 2/3। और हर एक जगह आप देखेंगे साधारण बहुमत कहीं मिलेगा, कहीं उपस्थित और मत देने वालों का कितना? 2/3।
लेकिन एक राष्ट्रपति हैं जिसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित होगा, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। संसद सदन के कुल सदस्य संख्या का कितने से प्रस्ताव पास होना चाहिए? 2/3। तो 550 हुआ, इसका 2/3 निकालिए, तो 2/3 निकाल लीजिए आपका, फिर एक बार आपका 2 बचा 25, आपका हो गया 24, और मान लीजिए 4 ही मान लीजिए, तो आपका हो गया ये 8, और 8 दूनी 16, 3, मान लीजिए 66 का एक बढ़ा दिया जाए, यानी कि आधा। इसका मतलब हुआ 367 या 368, जो भी संख्या है वो पॉइंट में आ रही है। यानी कि अगर 367 या 368 लोकसभा के सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दें, तब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ कहाँ पास हुआ? लोकसभा। अब लोकसभा में जब पास हो गया 2/3 से, तो कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा भी अपने कुल सदस्य संख्या का कितने से पास करे? उपस्थित और मत देने वाला नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, कितने? कुल सदस्य संख्या। तो कुल सदस्य संख्या देखिए कितना आ रही है भाई, इसमें 250 होते हैं, आपका 3 × 8 = 24 हो गया, और मान लीजिए 4 ही मान लीजिए, आपका एक बढ़ा दिया जाए तो 4 दूनी 8, और 168 लगभग 67। यानी कि राज्यसभा के 250 सांसद में से कितना प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें? 167 या 168, जो भी पॉइंट में आ रहा है। जैसे ही दूसरा सदन, फिर याद रखिए, जैसे ही दूसरा सदन प्रस्ताव को क्या करेगा? पास, वैसे ही राष्ट्रपति का पद अपने आप क्या हो जाएगा? वैकेंट या रिक्त। अभी 1-2 पॉइंट छूटा है भाई, देखिए आपका, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए भाई, नहीं तो 1-2 पॉइंट छूटा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के लिए शब्द जो यूज किया गया है महाभियोग, पहला नियम और नियम। दूसरा, राष्ट्रपति को आपका केवल और केवल एक बेस पर, एक आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये भी खूब पूछा जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन, संविधान का हनन, या संविधान का अतिक्रमण। तो राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो संविधान का क्या करने पर? उल्लंघन। तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन ये प्रावधान आप याद रखिए, क्योंकि लास्ट में जब हम बताएंगे तो इन प्रावधानों पर क्या करना, अंतर में गौर करना है। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों का भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, इस बिंदु पर अब विचार किया जाए और डिटेल में हम देखते हैं। यानी कि आपका डिटेल में एक एक करके देखिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान पढ़िए, तो आपका प्रावधान पहले लिख लिया जाए। अनुच्छेद 124 के खंड 2 का बी देखना है, फिर 124 का खंड 4 हम देखेंगे, और 124 का कौन सा खंड? मान, अब पहले भूमिका बांधी जाए और तब इन अनुच्छेदों को पढ़ाना है। देखिए, न्यायिक निष्पक्षता के लिए यह अनिवार्य है कि न्यायाधीशों की पदावधि की सुरक्षा की जाए, ताकि वे बिना भय के निष्पक्ष होकर एवं स्वतंत्र होकर, यानी कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के फैसला दे सके। अगर बार बार न्यायाधीश डरता रहे कि अगर हम ये फैसला देंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, तो आप लोग ही बताइए, क्या कोई न्यायाधीश न्याय कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा क्या रहेगा? डर। इसीलिए
न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया दी गई है वो हमारे संविधान में है और एक कठिन प्रक्रिया दी गई है। आज तक इस प्रक्रिया का पालन पूरी तरह करते हुए किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। प्रयास किया गया तो बीच में ये लोग इस्तीफा देकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। पूरी प्रक्रिया अपनाई ही नहीं जा सकती। एक सदन पास किया तो दूसरे में क्या हुए, अपना गठरी बांध कर भाग जाते हैं। जैसे मोदी जी हैं कि पीएम नहीं रहूंगा तो कोई क्या कर लेगा, झोला लेकर आया था और झोला लेकर क्या करूंगा, अब झोला में क्या भर कर ले जाएंगे ये बाद में पता लगेगा, अब क्या भर कर ले जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ भी तो बाहर अब देखिए आगे भाई आपका हटाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के क्लाज 2 के आपका खंड बी में आपका बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आपका खंड 4 के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है। ये बताया गया है, कहाँ बताया गया है, 124 के किस में, बी में। आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए प्रावधान आपका खंड 4 में है। तो खंड 4 में है जो बेयर एक्ट की भाषा है, अब उसको तोड़ा जाए। देखिए बेयर एक्ट की भाषा भाई, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। तो बेयर एक्ट में जो पहला पॉइंट बेयर एक्ट में हम तोड़कर बता रहे हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो आधार मिला वो कितना मिला, दो। पहला क्या है, साबित या सिद्ध या प्रूफ या प्रमाणित, यानी कि सिद्ध कदाचार भाई, प्रमाणित विधि, सिद्ध मिसकंडक्ट यानी कि जो मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार जो प्रूफ हो गया हो, प्रमाणित हो गया हो, साबित हो गया हो। और दूसरा क्या है, असमर्थता। अब थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में अंतर बताते रहे तो आप लोग बीच बीच में भी, ताकि अंत में भी आपका राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता था, अभी हमने बताया संविधान का अतिक्रमण। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस आधार पर हटाया जा सकता है, साबित कदाचार या असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए पदच्युत या रिमूव शब्द का प्रयोग किया गया है और राष्ट्रपति के लिए किस शब्द का, महाभियोग। तो दो अंतर तो ऐसे ही आप पकड़ लिए, आगे देखिए अभी बीच बीच में बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए बेयर एक्ट महत्वपूर्ण है, इसमें कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, तो बताइए संयुक्त बैठक होगी कि अलग अलग पास करना पड़ेगा, अलग। संसद के प्रत्येक सदन, तो तुरंत अनुच्छेद 79 कवर करेंगे। संसद के कितने सदन हैं, दो। एक कौन है, लोकसभा, और दूसरा कौन है, आपका राज्यसभा। संसद के प्रत्येक सदन मतलब कौन कौन सभा, लोकसभा और राज्य। अगला शब्द देखिए, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत यानी कि जो कुल सदस्य संख्या के आपका क्या दिया गया है, बहुमत, आपका कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 2/3। कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा में 550 हैं तो बहुमत आपका आधा से एक अधिक, तो आधा निकाल लीजिए, आधा कितना हो गया भाई, यानी कि कम से कम आपका बहुमत कितना आ जाएगा, 275,
यानी कि कम से कम इतना प्रस्ताव के पक्ष में तो मत होना ही चाहिए। उसके बाद आपका जो मतदान कर रहे हैं उनमें से भी आपका कितना होना चाहिए वोटिंग 2/3 जो मतदान कर रहे हैं, और जो 2/3 आएगा, याद रखिए इस बहुमत से संख्या नीचे नहीं जानी चाहिए। यानी कि बताया जाएगा आगे कभी आपका डिटेल में। यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सांसदों का कितने से प्रस्ताव पास हो 2/3। हाँ, बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पास हो। पास करने के बाद वह समावेदन राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ने उसी सत्र में आपका आदेश दे दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा, हट जाएगा। तो भाई हटाने की क्या प्रक्रिया है, आधार भी अभी हम बताएंगे डिटेल में कैसे हटाया जाता है, लेकिन ये बेयर एक्ट की भाषा जो थी वो बताया गया। अब देखिए खंड 5, संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के मिसकंडक्ट या गदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने के लिए प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम कर सकती हैं। यानी कि संसद कानून बना सकती हैं और उस कानून में ये निर्धारित कर सकती हैं कि किसी जज के खिलाफ या आपका कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अब डिटेल में हम देखते हैं, डिटेल में आइए आपका, अब डिटेल में चलते हैं। डिटेल में अगर हम देखें तो खंड 5 का सहारा लेकर भारत की संसद ने एक कानून बनाया है। उस कानून को उस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है। फिर एक बार देखिए, भारत की संसद ने आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में पास किया, जिसमें कि कदाचार और असमर्थता की जांच किस प्रक्रिया से की जाएगी, उस प्रक्रिया का क्या है वर्णन। तो किसका सहारा लेकर कानून बना है, खंड 4 का कि 5 का, बताइए तो। 5 का। कौन सा कानून बना है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब एकदम हम शुरुआती दौर से चलते हैं, एकदम शुरुआती दौर से चलते हैं। आपका जो जांच अधिनियम बना है वहां से उठाएंगे, फिर खंड 4 को बाद में बताएंगे। तो जांच अधिनियम में देखिए क्या प्रावधान है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 1968 के तहत क्या क्या प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव होगा वह एक संकल्प द्वारा यानी कि समावेदन द्वारा दिया जाएगा। प्रार्थना की जाएगी कि न्यायाधीश को हटाया जाए। यदि संसद सत्र में है, यानी कि अगर संसद चल रही है और लोकसभा ने ये प्रस्ताव तैयार किया है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया जाएगा। राज्यसभा ने प्रस्ताव तैयार किया है तो राज्यसभा के उपसभापति को। लेकिन ये कब इनको दिया जाएगा, जब संसद सत्र में हो कि न हो। और अगर संसद नहीं चल रही है तो चाहे राज्यसभा के सांसद प्रस्ताव लाएं या लोकसभा के लाएं, इसको कहाँ दिया जाएगा, राष्ट्रपति। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, अगर संसद सत्र में है तो बताइए किस लोकसभा चाहते हैं कि हम हटाएं, शुरुआत करें, तो लोकसभा किसको सदस्य देंगे, अध्यक्ष को।
राज्यसभा चाहती है तो किसको देंगे? सभापति को। और आपका सत्र में न हो तो किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को वह प्रस्ताव वापस कर दे। जब ये प्रस्ताव दिया जाएगा तो यहाँ भी टेक्निकल पॉइंट है। अगर प्रस्ताव लोकसभा द्वारा आता है तो उस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि कितने सांसद अनुसमर्थन प्रस्ताव का किए हों? 100। लोकसभा आगे बढ़ती है तब। और राज्यसभा अगर बढ़ती है तो कम से कम कितने? 50। ये याद रखिए। लोकसभा आगे बढ़ती है तो कम से कम कितने सांसद प्रस्ताव पर साइन करें? 100। और राज्यसभा आगे बढ़ती है तो आपका 50। अब आगे बढ़ा जाए। अब एक उदाहरण लेकर तो चलना ही पड़ेगा भाई, कोई ना कोई तो। कहाँ से उदाहरण उठाया जाए? राज्यसभा से ही उठाया जाए। राज्यसभा के सांसदों ने एक प्रस्ताव तैयार किया। कम से कम कितने सांसद साइन किए? 50। और ये प्रस्ताव हटाने का किसको दिया गया? राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उप राष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा के किसको दिया गया? सभापति को दिया गया। आधार लिखा रहेगा। अब सभापति इस इस समावेदन पर या प्रस्ताव पर विचार करेगा। यानी कि जो सभापति हैं इस प्रार्थना पत्र पर, इस प्रस्ताव पर क्या करेगा? विचार। अगर उसे लगता है कि इस प्रस्ताव में जो इल्जाम जज पर लगाए गए हैं उसमें कुछ सच्चाई है तब तो भाई आगे बढ़ेगा। अगर उसे लगता है कि जो प्रस्ताव में सांसदों ने बातें कही हैं वह फालतू है, उसका कोई आधार नहीं है, तो सभापति क्या करेंगे? अगर उन्हें लगता है कि ये प्रस्ताव बिना आधार के हैं तो प्रस्ताव को क्या करेंगे? खारिज, डिसमिस करने का आदेश दे दिए। तो प्रस्ताव प्रस्ताव रह गया, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि हाँ कुछ न कुछ प्रस्ताव में दम है, कुछ सच्चाई दिख रही है, तो ये एक जांच आयोग बनाएंगे। यानी कि इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? सभापति। किसके सभापति? राज्यसभा। देखिए हम कहाँ से शुरुआत किए हटाने के लिए। अगर लोकसभा का रहेगा तो वहां से ये चलेगा। तो राज्यसभा के सभापति ने आपका एक जांच आयोग बना दिया। अब जांच आयोग में कौन कौन लोग नियुक्त होंगे? 3 लोग होंगे, रटे रहिए। जांच आयोग में कितने लोग रहेंगे? 3। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहेगा या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य जज रहेगा। यानी कि एक न्यायाधीश कहाँ से जांच आयोग में आ गया? सुप्रीम कोर्ट से, या तो सीजीआई को या किसी अन्य। दूसरा देखिए, उच्च न्यायालय का, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायमूर्ति रहेगा। यानी कि हाई कोर्ट से एक जज आ गए तो ये जांच, ये पहले मेंबर हो गए और ये जांच कमेटी के चौथे मेंबर दूसरे। और सभापति एक पारंगत विधिवेत्ता, एक जानकार विधि विशेषज्ञ को मेंबर बनाएगा। ये चौथा मेंबर हो गए तीसरे। तो बताइए जांच समिति में कौन लोग बनाए जाते हैं जांच करने के लिए? तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाएगा, एक जज कहाँ का? हाई कोर्ट का। और एक कौन रहेगा? प्रसिद्ध विधिवेत्ता। अब ये लोग आपका जिस न्यायाधीश पर इल्जाम सांसदों ने लगाया है तो प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। ये जांच कमेटी उस प्रस्ताव में कही गई बातों की सच्चाई की जांच करेगी, साक्ष्य लेगी। जज साहब को भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वह अपनी बातें
इस जांच समिति के सामने क्या करे, रखे जिस जज पर इल्जाम लगा है। जांच पूरी हो गई तो जांच पूरी होकर अब रिपोर्ट दिया जाएगा, तो ये जांच कमेटी किसको रिपोर्ट देगी, तो राज्यसभा के सभापति को, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाया था। अब जांच रिपोर्ट में क्या आएगा, या तो जांच रिपोर्ट में आपका ये आए कि जो इल्जाम लगा था वह क्या था, गलत, या जो इल्जाम सांसदों ने लगाया है वह क्या है। तो अगर गलत जांच आयोग ने पा लिया तो ये गलत पा लिया, तो यहीं से मामला क्या होगा, समाप्त। लेकिन अगर सही पा लिया तो अब यही पॉइंट आपको देखना है थोड़ा अच्छे से। और ये जो साबित कदाचार लिखा है, असमर्थता लिखी है। साबित कदाचार मतलब प्रमाणित कदाचार, या सिद्ध भी हम कहते हैं, या प्रमाणित या प्रूफ। यानी कि साबित कदाचार का मतलब कि उस जज को किसी न्यायालय ने कोई सजा नहीं दी है, बल्कि ये जो जांच समिति बनाई गई, इस जांच समिति ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो जज हैं यह मिसकंडक्ट किया है, यानी कि कदाचार किया है, या ये जज क्या हो गया है, असमर्थ। तो बताइए साबित कब साबित हो जाएगा, अपने आप नहीं। किसके निष्कर्ष से साबित हो रहा है कि ये कदाचार किया है या असमर्थ हो गया है, न्यायालय के नहीं, बल्कि किसने मान लिया, जांच समिति। अब जांच समिति का कार्य समाप्त। यहाँ से अगर निष्कर्ष में आरोप सही पाए गए तो अब राज्यसभा अब खंड 4 काम करेगा। कौन सा खंड 4 कम काम करेगा, 4 ये क्या बताता है कि भाई राज्यसभा पास करे। अब राज्यसभा में प्रस्तुत देखिए भाई, अब जब जांच रिपोर्ट आ गई कि इन्होंने कदाचार किया तो साबित कदाचार हो गया। अब राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा में जज साहब को मौका फिर दिया जाएगा कि आकर सांसदों को संतुष्ट करिए। राज्यसभा में भाषण देंगे जज साहब। उसके बाद अगर राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कितने से 2/3 से पास कर दे, तो पास कर दे तो एक सदन पास कर दिया, तो किस सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन। फिर इसी तरह कौन पास कर दे, लोकसभा। जब दोनों सदन पास कर दें तो वह प्रस्ताव पास जो हो गया है कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर क्या दे दें, आदेश, तो जिस दिन राष्ट्रपति आदेश दे देगा उस दिन जज का पद क्या हो जाएगा, रिक्त। तो कोई समस्या हो तो बताइए, पूरी प्रक्रिया बता दी गई। कठिन प्रक्रिया है, आज तक किसी को हटाया, हाँ नहीं, जांच नियम है, बता। देखिए फिर एक बार देखिए, फिर एक बार शुरुआती दौर से और जांच कमेटी का निष्कर्ष तक जो हमने प्रावधान बताया वह जांच अधिनियम 1968 से गवर्न होगा। और राज्यसभा पास कर दी, लोकसभा पास कर दी, ये गवर्न आपका होगा 124 के किस क्लास से, 4 से। फिर एक बार याद रखिए, बताना हम भूल गए थे, फिर एक बार हम लास्ट में, अब 2-3 मिनट और देखिए। हम जो जितनी प्रक्रिया जांच कमेटी की रिपोर्ट तक बताए वे प्रक्रिया संविधान में नहीं है। वो जो जांच अधिनियम 1968 है उसकी प्रक्रिया हमने बताया। और संविधान में तो बस लोकसभा पास कर दे, कौन पास कर दे, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उस पर क्या दे दे, आदेश। तो ये संविधान में है। अब आपका लास्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने और राष्ट्रपति को हटाने में अंतर क्या है, तो अंतर आपको बताना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए शब्द देखिए, पद च्युत शब्द दिया गया है, और जबकि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग। राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी,
क्या कोई हमने समय बताया? लेकिन राष्ट्रपति को हटाना है तो चलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो लोकसभा शुरुआत करती है तो कितने कम से कम सांसद प्रस्ताव पर साइन करेंगे? 100। और राज्यसभा करती है तो राष्ट्रपति को हटवाइए। राष्ट्रपति को हटाना है तो आपका माने उस सदन का कुल सदस्य संख्या का 150 नहीं, कितना? 1/4 बताया गया था, कितना? आधार बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस आधार पर हटाया जाएगा? सिद्ध कदाचार या असमर्थता। राष्ट्रपति को किस आधार पर? संविधान का अतिक्रमण। बताया गया था किस आधार पर? अगला देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट के जज का पद कब रिक्त हो जाता था? बिंदु पकड़िए। जब लोकसभा पास कर दी प्रस्ताव, राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दी और उसके बाद कौन आदेश देता था? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति का पद उसी क्षण रिक्त होगा जिस क्षण दूसरा सदन प्रस्ताव को क्या करता है? पास। किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं। अंतिम अंतर देखिए जो बहुमत वाला है, आपका जो बहुमत वाला अंतर है वह देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पास होगा वह कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कई जगह तो है ही सब, कुल सदस्य संख्या का, उपस्थित मत देने वाला ना कह दीजिएगा, कुल सदस्य संख्या का कितने से प्रस्ताव पास होना चाहिए? 2/3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 केवल एक जगह प्रयोग हुआ है, वह किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को। इस प्रकार दोनों में कम से कम शुरुआती दौर में 5-6 अंतर आपको बताया गया।